हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 8 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया, अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लास्ट लेसन, दैट इज आवर होम अर्थ, अ लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट। तो सबसे पहले हम इस लेसन के लर्निंग आउटकम्स ले लेते हैं कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। दैट आर व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लेनेट, why do the planets of our solar systems look like, what make earth suitable for life, the living planet, how earth sustain life, continuation of life, what are the threats to life on earth. Now यहाँ पे आपको सारे planets की नेमिंग करनी है। You know your solar system very well, तो आप इनके नाम लिख दोगे। Then the earth where we live on is home to millions of living things. It is also called blue planet because of the presence of water on it. From the mysteries of space to the secret of life on earth, we have discovered how every part of nature is connected in balance. देखो, हमारी अर्थ बहुत सारी बड़ी वैरायटी के लिए एक घर है जिसमें हम लोग भी रहते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देन आपके बड़े से बड़े जानवर, आप एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हो, लैंड एनिमल्स बोल सकते हो, सब यहाँ एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहते हैं। इन एडिशन हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि हमारी अर्थ 70% पानी से कवर्ड है। थैंक्स टू द मॉडर्न सैटेलाइट वी कैन नाउ व्यू आवर प्लैनेट इन इनक्रेडिबल डिटेल्स। हमारी मॉडर्न सैटेलाइट की हेल्प से हम अपनी प्लैनेट की अलग अलग डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। द इमेज फीचर्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर The image featured at the start of this chapter, created by ISRO, is a striking composite built from nearly 3,000 smaller satellite images, carefully assembled like a mosaic. It presents a false color view where various hues are used to represent different types of data. These satellite images offer powerful insights, allowing scientists to study vegetation patterns, microscopic ocean life, sea surface temperatures, environmental hazards like oil spills and even the movement of wind across the globe. जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में अभी इमेज चेक की थी, दैट इज दिस सोलर सिस्टम की। ये आपकी इसरो ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजाइन की है और इस तरीके से वो अलग अलग चीजों की इमेजेस चेक करते हैं ताकि वो अलग अलग चीजों के बारे में जान सके, पढ़ सके, समझ सके। जैसे कि उन्हें हेल्प होती है वेजिटेटिव पैटर्न्स पढ़ने के बारे में, और ज्यादा वो ओशन लाइफ में जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें रहती हैं उनको जानते हैं, वो सी के सरफेस टेम्परेचर को समझते हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के बारे में वो पहले ही जानकारी रखते हैं। Now we'll explore the unique conditions that make Earth capable of supporting life, uncovering what sets our planet apart as a truly remarkable and welcoming home in the known universe. अब हम समझेंगे और पढ़ेंगे उस चीज के बारे में जिसने हमारी अर्थ को एक रिमार्केबल, इनक्रेडिबल प्लेनेट बनाया है जो लाइफ को सपोर्ट करती है इस पूरे यूनिवर्स में। Why is Earth a unique planet? हमारी अर्थ एक यूनिक प्लेनेट क्यों है? Why is the Earth so extraordinary? There are countless planets in the universe and the Earth is the only one known to support life in all its diverse form. But where do you think this life actually exists? All living things, wherein mountain, forests, rivers, oceans or cities, inhabit only a very thin layer of planet surface. From the highest mountain peak to the deepest ocean trench, life is confined to the Earth's outermost layer known as the crust. Compared to the entire size of the planet, this layer is incredibly thin. Imagine Earth as an apple. The crust would be as thin as the apple skin. This delicate surface layer is what makes Earth truly remarkable. It supports a life. देखो, हमारे यूनिवर्स में काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, बट स्टिल सिर्फ एक अर्थ ऐसी है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, या फिर और प्लैनेट्स होंगे बट वो अभी नोन नहीं है। और ऐसा क्यों है कि हमारी ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, वो हम आगे जानेंगे। बट अभी आप समझो कि अर्थ पे भी लाइफ बहुत छोटे से पार्ट में पॉसिबल है, पूरी अर्थ को तो यूटिलाइज अभी नहीं किया गया है। अर्थ इतनी बड़ी है, उसकी इतनी सारी लेयर्स है, उसमें से एक बहुत पतली सी बारीक सी लेयर है, दैट इज अर्थ क्रस्ट। सिर्फ लाइफ उस हिस्से में पॉसिबल है। इसको आप कंपेयर करो एप्पल स्किन से। जैसे आपके पास अर्थ है, वैसे एक एप्पल आप लो तो जितनी बारीक एप्पल स्किन होती है उतनी बारीक हमारी अर्थ क्रस्ट है और हमारी लाइफ सिर्फ वहीं पे पॉसिबल है। नाउ टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स अर्थ सो स्पेशल, आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको अर्थ की स्पेशल चीजें यहाँ मेंशन करनी है। जैसे एक इन्होंने मेंशन करी है
द एयर वी ब्रीथ स्टेज ऑन अर्थ डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस। इन्होंने एक बहुत अच्छा रिमार्केबल यहाँ पे कमेंट दिया है कि हमारी अर्थ पे वो एयर प्रेजेंट है जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है, वो स्पेस में एस्केप नहीं हो गई है, वो स्टिल यहाँ पे है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। सेकंड, उन्होंने अर्थ ग्रेविटी के बारे में बात की कि हम फर्मली अर्थ के ग्राउंड पे खड़े हो सकते हैं, हमें हवा में नहीं उड़ना पड़ रहा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल। इसी तरीके से 2-3 बातें आपने अर्थ के बारे में लिखी हैं जो आप सोचते हो कि हाँ दिस कुड बी अ रीजन और दैट कुड बी अ रीजन। नाउ डिस्कस दीज लिस्टेड फीचर्स विद योर क्लासमेट्स। You will discover that Earth supports life in many ways by giving us air to breathe, water to drink, and soil for growing food. It also provides essential material like rocks and wood, which we use to construct homes, buildings, and roads. देखो हमें जो जो चीजों की जरूरत है आता तो सब हमारी अर्थ से ही है ना, फिर चाहे आपके लिए वो खाना हो, आपको रहने के लिए एक शेल्टर हो, या फिर आपके कपड़े हो, आप सारी चीजें ऑब्टेन तो अर्थ से ही कर रहे हो। So what exactly makes Earth a unique planet? It's not only supports life like ours, but also creates the perfect condition for it to survive and thrive. ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट नहीं करता है, ये वो परफेक्ट कंडीशंस भी प्रोवाइड करता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। What do the planets of our solar systems look like? Our solar system includes 8 planets that revolves around the sun in nearly circular path. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से स्टार्टिंग के 4 क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो कि स्मॉलर है, रॉकी सरफेस के हैं, और जो लास्ट वाले 4 हैं दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो बहुत बड़े हैं साइज में एंड आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ गैसेस। नाउ There is an activity to explore planetary data. आपको यहाँ पे क्या करना था? आपको बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर लेने थे, या जैसे भी बुक्स पढ़नी थी आपको सारे प्लैनेट्स का एवरेज टेम्परेचर लिखना था, साइज लिखना था अर्थ के कंपैरिजन में, और ये बताना था कि क्या वहाँ एटमॉस्फेयर है। ये डाटा एक बच्चे ने फिल किया है। देन while filling the table you'll notice an interesting trend. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड देखा होगा। क्या? Planets closer to the sun tends to hotter. जो प्लैनेट सन के थोड़े पास हैं वो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर के हैं, और जो दूर है उतना ही टेम्परेचर उनका डाउन होता जा रहा है, वो कूलर टेम्परेचर के हैं। Instead, Venus stands out. It is the second planet from the sun, but still the hottest in the solar system. Why? देखो वीनस एज कंपेरेटिवली वो सेकंड नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में, सबसे पास तो मर्क्यूरी है। स्टिल वीनस सेकंड नंबर पे होने के बावजूद पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका क्या रीजन है? द सीक्रेट इज दैट इट्स एटमॉस्फेयर, वीनस थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट वेरी इफेक्टिवली। जो इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, वो हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप कर लेती है और वो एस्केप नहीं होने देती, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। दिस फिनोमिना प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, मेकिंग वीनस हॉटर देन इवन मर्क्यूरी, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। वो सारी हीट को ट्रैप कर लेंगी, उनको एस्केप नहीं होने देंगी, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही एक रीजन है कि मर्क्यूरी से भी ज्यादा हॉट प्लैनेट हमारा वीनस है। अ सिमिलर ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स ऑन अर्थ टू। बिल्कुल सिमिलर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ पे भी होता है। Our atmosphere contains gases like CO2 that absorb heat radiated from the planet after it warms up under sunlight. This natural effect helps regulate Earth's temperature, making it hospitable for life. अब हमारी अर्थ में भी CO2 प्रेजेंट है, वो भी सनलाइट से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है और हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। Now in contrast, a planet greenhouse traps warm air because it is enclosed structure, usually made of glass. During the day it warms up and the heat stays inside because the air cannot escape as easily. So although both systems keep things warm, they do so in different ways. अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि एक ऐसा प्लांट भी लोग तैयार करने लगे हैं for the better production of their vegetables and crops. वो क्या करते हैं कि वो ग्लास शीट से कवर करते हैं अपने प्लांट को, अपने ग्रीन हाउस को, और उसमें क्या करते हैं वो इस तरीके से शीट्स यूज करते हैं या फिर वहां पे गैस का अरेंजमेंट रखते हैं कि जो दिन में सनलाइट से आने वाली हीट है वो उसको ट्रैप कर सके और वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और जितना टेम्परेचर उनको रिक्वायर्ड होता है वो उस हिसाब से टेम्परेचर को ट्रैप करते हैं। नाउ देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स, जिनका आंसर आपने देना है। ओके, द ऑल लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट विद इन अ वेरी थिन आउटर लेयर। जो वो हमारी आउटर लेयर है उसका क्या नाम है? दैट इज क्रस्ट।
Earth's crust is as thin as the skin of an apple. Now, the planet Dash is the hottest in the solar system, the planet Venus. The greenhouse effect help Earth retain Dash and maintain a suitable temperature for life, retain heat. And the last one is, Earth stays warm because its atmosphere traps heat using gases like carbon dioxide, that is CO2. Done? Now moving ahead, we have what makes Earth suitable for life. Earth पे life को suitable क्या-क्या चीजें बनाती है? One of the key reason Earth can support life is its perfect placement within the solar system. Its distance from the sun is just right, allowing temperature that keeps water in its liquid form. It would be far too hot, causing all water to evaporate. On the other hand, if Earth were further away, it would be much colder, freezing all water. Either scenario would make it nearly impossible for most life forms, including human, animals and plants, to survive, while certain microorganisms like some bacteria can exist in icy environments. Scientific evidence so far shows that liquid water is essential for life to originate and thrive. Earth's location lets water exist mostly as the liquid, which is crucial for all forms of life. देखो हमारी अर्थ की प्लेसमेंट एकदम राइटेस्ट प्लेस पे है हमारे सन से, क्योंकि सन से आने वाली हीट बिल्कुल परफेक्ट है, वो डिस्टेंस एकदम परफेक्ट है जो हमारी अर्थ पे पानी को लिक्विड फॉर्म में रहने देती है। क्योंकि अगर हम थोड़ी और दूर होते तो टेम्परेचर कम होता तो हमारा पानी बर्फ बन जाता, अगर हम और पास होते तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता कि पानी इवेपोरेट हो जाता। तो हमारी अर्थ की प्लेसमेंट डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, जस्ट राइट है, ताकि हमारे अर्थ पे पानी लिक्विड फॉर्म में रहे और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज अ प्लांट, वेदर इट इज अ ह्यूमन, वेदर इट इज अ एनिमल, उनको जिंदा रहने के लिए पानी लिक्विड फॉर्म में चाहिए जो हमारी अर्थ पे अवेलेबल है। नाउ दिस ऑप्टिमल जोन अराउंड अ स्टार वेयर कंडीशंस अलाउ वाटर टू स्टे लिक्विड इज नोन एज हैबिटेबल जोन, और मोर चार्मिंगली the Goldilocks zone where it's not too hot, not too cold but just right for the life. और ऐसी प्लेसमेंट, ऐसा डिस्टेंस किसी भी अपने स्टार से जहां आपका पानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उस जोन को आप बोलोगे हैबिटेबल जोन, या फिर थोड़ा और आप इसको एनहेंस करके चार्मिंग तरीके से बोल सकते हो गोल्डिलॉक्स जोन, जहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर आपकी लाइफ के लिए। We all know a large part of Earth's surface is covered by water. हमें पता है कि हमारी अर्थ बहुत ज्यादा पानी से कवर्ड है, जो कि अगर आप बाहर से देखोगे तो एक ब्लू सरफेस अपीयरेंस आपको मिलेगी। दैट मीन्स इसी वजह से हमारे अर्थ का नाम ब्लू प्लैनेट रखा गया है। नाउ डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ, कि क्या कभी मार्स ने लाइफ को सपोर्ट किया था? मार्स इज लोकेटेड एट द आउटर एज ऑफ द सन हैबिटेबल जोन। देखो हमारी सन के जो हैबिटेबल जोन है ना, जहां तक पानी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मार्स बिल्कुल उसके आउटर एज पे है। Over the years, many spacecrafts have been sent to the Mars. The robotic rovers have explored its surface. So far, no evidence of life has been discovered. However, scientists believe that Mars may once have had liquid water, possibly even in lakes and conditions that could have supported simple life forms. देखो बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट और रोबोटिक रोवर्स भेजे गए, वहां से एक्सप्लोरेशन की गई, बट अभी तक लाइफ का कोई ऐसा सच एविडेंस मिला नहीं है। बट साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया है, हो सकता है लेक्स में या किसी कंडीशन के थ्रू वहां पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो। बट लेट्स सी कि कुछ टाइम बाद अगर साइंटिस्ट को कोई क्लू मिले तो मिले, अभी तक ऐसा पॉसिबल देखने को नहीं मिला है। दिस पॉसिबिलिटी कीप्स मार्स अ टॉपिक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट, और ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि वहां लाइफ हो सकती है, इसी वजह से इस टॉपिक ने साइंटिस्ट के लिए मार्स को एक बहुत बड़े इंटरेस्ट का टॉपिक बना रखा है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस, और ये साइंस के एक बहुत अच्छे एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। क्या? इट डजंट ऑलवेज प्रोवाइड फाइनल आंसर्स, कि साइंस में हमेशा आंसर्स आपको एकदम नहीं मिल जाते। जैसे जैसे आप एक्सप्लोरेशन करते रहोगे, आपके आंसर्स वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और टाइम के साथ नई चीजें भी पता चल सकती है। नाउ अर्थ साइज एंड इट्स रोल इन सपोर्टिंग लाइफ। अब अर्थ के साइज के बारे में और उसके लाइफ सपोर्ट करने के रोल के बारे में हम जानेंगे। Apart from its perfect position in the solar system,
अर्थ साइज ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग इट हैबिटेबल। सिर्फ हमारी सन से वो पोजीशन जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी हमारी अर्थ बहुत तरीके से हेल्प करती है, जैसे कि लाइक मोस्ट प्लैनेट्स अर्थ मूव्स इन अ नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, ensuring consistent level of sunlight and heat throughout the year. This help prevent extreme seasonal changes in temperature at most places. और planets की तरह हमारी अर्थ भी रिवॉल्यूशन करती है, उसकी वजह से हमारी अर्थ पे हीट बैलेंस फॉर्म में रहती है। एक जगह पे बहुत ज्यादा और एक जगह पे बिल्कुल ही ना है, ऐसा नहीं होता। सीजन चेंज आते रहते हैं, तो हमारे ह्यूमन लाइफ को या हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक्सट्रीम कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ता कि गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, ठंड है तो बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। सीजन्स चेंज होते रहते हैं। बट बीइंग एट द राइट डिस्टेंस इज नॉट इनफ। अर्थ इज ऑल्सो द आइडियल साइज टू रिटेन एन एटमोस्फेयर, अ लेयर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द प्लैनेट एंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सिर्फ राइट पोजीशन पे होना जरूरी नहीं है, हमारी अर्थ का साइज भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो हमारी अर्थ का साइज है उसने बहुत सारे गैसेस को एटमॉस्फेयर में पकड़ के रखा हुआ है। अगर साइज थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा होता तो वो बहुत दिक्कत कर सकता था, हो सकता था कि लाइफ पॉसिबल ना हो। यू नो दैट अर्थ्स ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सरफेस। इफ अर्थ्स वर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी, its gravitational pull would not be strong enough to hold onto atmospheric gases and they would escape into space. In fact, Mars has an atmosphere that is about 100 times thinner than Earth's, and Mercury has virtually none. On the flip side, if Earth were much larger, its stronger gravity could exert so much force that it might cause harm to the living organism, possibly even making movement difficult or dangerous for humans. Fortunately, Earth's size strikes just the right balance, allowing it to maintain a life-supporting atmosphere. देखो, अगर अर्थ थोड़ी भी छोटी होती, आपको पता है ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी का पुल उस पे लगता है, तो हमारी अर्थ के पास उतनी पावर नहीं होती कि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को पकड़ के रख सके। गैसेस एस्केप हो जाती हमारे स्पेस में और जो चीजें हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे मार्स की, तो मार्स की जो ग्रेविटी पुल है ना, वो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में 100 टाइम्स कम है, और मरकरी पे तो आप ये मान के चलो कि है ही नहीं। वहीं अगर बात करें कि अगर अर्थ बहुत बड़ी होती तो वो इतनी बड़ी होती, उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा होता कि यहाँ पे रहने वाले सभी प्राणी परेशान हो जाते। हो सकता है कि वो हमारी लाइफ को हार्म भी करती, क्योंकि अगर पुल बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है कि हम अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होने लगते। This atmosphere contains oxygen, which is essential for breathing and support nearly all life forms on Earth. Interestingly, some oxygen in the atmosphere transforms into ozone, a molecule made of 3 ozone atoms. The ozone forms a protective layer that shields living organisms from the sun's harmful UV rays, which can damage cells. अब यहाँ पे हमारी अर्थ का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, साथ ही जो एटमॉस्फेयर इसने क्रिएट किया हुआ है वो ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है तो ऑक्सीजन हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही है। इन एडिशन ऑक्सीजन क्या करती है, एक ओजोन बनाती है। ओजोन एक मॉलिक्यूल है 3 ऑक्सीजन से मिलकर जो बनता है, और ओजोन ने मिलकर के एक लेयर बना रखी है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वो क्या करती है, सन से आने वाली यूवी रेज से हमें बचाती है। यूवी रेज हमारी सेल्स को डायरेक्टली डैमेज कर सकती है, तो अगर ओजोन लेयर ना होती तो हम आज पॉसिबली जिंदा ना होते। तो अर्थ ने बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस हमें दे रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। नाउ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेट को आप सस्पेंड कर दो फ्रीली तो वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में आ जाती है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में। वैसे ही हमारी एक अर्थ मैसिव मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है जो मोल्टन आयरन हमारी अर्थ के कोर में है ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है हमारे अर्थ के चारों तरफ। इस वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है, जो इन एडिशन किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। Our planet is constantly bombarded by tiny high energy particles from space. These include cosmic rays from distant parts of the universe and solar wind particles emitted by the sun. Many of these particles can be harmful. They may damage our atmosphere, thin the ozone layer and allow dangerous UV rays to reach the surface. हमारे यूनिवर्स की तरफ से अलग अलग पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स आते रहते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज भी हो सकती है या
थोड़े हार्मफुल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब उनको बचाता कौन है? उनसे हमें बचाता है हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अंदर आएंगे तो वो ओजोन लेयर को खराब कर देंगे, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर देंगे। जब हमारा एटमॉस्फेयर नहीं बचेगा, हमारी ओजोन लेयर नहीं बचेगी, तो हम कैसे बचेंगे? उससे हमें बचाता है हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो उनको पहले ही रिपेल कर देता है, वो अट्रैक्ट ही नहीं होने देता। फॉर्चुनेटली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, इट डिफ्लेक्ट्स मेनी ऑफ दीज हार्मफुल पार्टिकल्स, हेल्पिंग टू प्रिजर्व आवर एटमॉस्फेयर एंड सेफगार्ड लाइफ ऑन अर्थ। Together with the planet's ideal distance far from sun, its suitable size, its life-supporting atmosphere, Earth's magnetic field contribute to making its unique and habitable world. Now the living planet, how Earth sustain life. अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो लिविंग प्लैनेट है वो लाइफ को सस्टेन कैसे करता है। Earth offer right conditions for life, but what truly enables life to thrive is the integrate connection between living and non-living things. देखो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल तो है, बट वो चल किस वजह से रही है? जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्शन है वो भी एक की रोल प्ले कर रहा है। Previous classes you explored important natural resources such as air, water, sunlight, soil and minerals. You also learned how plants and animals carry out vital life processes. In this section we'll delve into how all these elements work together in harmony, creating a balanced system that nurtures and sustain life on our remarkable planet. So अभी हम पढ़ेंगे एयर, वाटर और सनलाइट के बारे में। The earth atmosphere contains oxygen, which is essential for the survival of human, animals and plants. In the presence of sunlight, plants use carbon dioxide from the air and water from the soil to prepare food through photosynthesis. This process also releases oxygen back into the air. The sun plays a key role in heating our planet. Some of this heat is trapped by the gases in the atmosphere, a natural process known as greenhouse effect. This effect, through gentle, keeps Earth warm enough for water to remain in liquid form, making life possible. Without the atmosphere, the planet would lose heat to space, become too cold to sustain life. हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही सनलाइट हमको मिलती है। सनलाइट की हेल्प से और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करके हमारे प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब उन्होंने खाना तैयार किया, उसके साथ ही उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं एयर में वापस, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस में रहती है। साथ ही में जो हमारे सन से आने वाली हीट रेज है उनको ट्रैप कौन करता है? हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इफेक्ट तैयार करती है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और वहां से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है और हमारा पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिस वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। नाउ वाटर इज अनदर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर लाइफ। पानी भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट कवर्स अराउंड 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ponds, springs and underground reserves. Together all this water form what we call hydrosphere. अब अलग अलग जगह जहां पे भी पानी मिलता है उन सबको एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? That is hydrosphere. Water serves many function. वो बहुत जगह काम आता है, जैसे कि सोलवेंट के तौर पे वो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी का टेम्परेचर एनिमल्स में रेगुलेट रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और ऑर्गेनिज्म को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इवन दो अर्थ इज मोस्टली कवर्ड बाय वाटर, मच ऑफ द डीप ओशन रिमेन एक्सप्लोर्ड। देखो हमारी अर्थ पानी से जरूर घिरी है लेकिन हमने सारा पानी एक्सप्लोर नहीं कर लिया है। डीप डाउन बहुत सारे ओशंस ऐसे हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। Vast range of life from microscopic plankton to the enormous whales with many species yet to be discovered. हमारे जो ओशियंस में पानी है वो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है, फिर वो चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्लैंकटन हो, फंगी हो या फिर बड़ी बड़ी वेल्स हो, और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो वाइटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फ्रेश वाटर जरूरी है ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सके, अपनी डेली लाइफ की जरूरतों को पूरा कर सके। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन और स्नो, हेल्पिंग टू रिफिल लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। अब वाटर वेपर्स क्या करती हैं? वो जाके क्लाउड्स बनाती है, क्लाउड से फिर रेन आती है और रेन वाटर से हमारी वाटर बॉडीज दोबारा रिफिल होती हैं। रेनफॉल पैटर्न्स अफेक्ट व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डिफरेंट रीजन्स। इवन रेनफॉल पैटर्न से ये भी पता चलता है कि हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं अलग अलग कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करेंगे और कौन से प्लांट्स कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, वो उनके हैबिट्स को बताती हैं। देन मूविंग विंड प्ले अ मेजर रोल इन वेदर एंड रेनफॉल। जो हवाएं हैं वो भी अपना रोल दिखाती हैं आपके रेनफॉल पैटर्न्स में। वो आपको वेदर की कंडीशंस बताएंगी, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग, और इससे इन्फ्लुएंस क्या होता है? हमारा एग्रीकल्चर और लाइफ ऑन लैंड। नाउ
सॉइल, रॉक एंड मिनरल। अब आप पढ़ोगे सॉइल के बारे में, रॉक्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में। बीनीथ द सरफेस लाइज अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किस चीज से मिलकर के बनी है? वो हमारी बनी है रॉक से, सॉइल से और मिनरल से। Although it may appear lifeless, this layer provides almost everything needed for survival. It supports ecosystem and human life by offering resources like fertile soil, mineral, metals, coal, oil and natural gases. This solid part of earth is known as geosphere. देखो देखने में ये लाइफलेस लग सकती है कि इसमें तो प्राणी नहीं है, जीवन ही नहीं है, बट ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देती हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे कि आपका इकोसिस्टम को बैलेंस करती है, सपोर्ट करती है, आपको फर्टाइल सॉइल देगी, आपको मिनरल्स देगी, आपको मेटल्स देगी, आपको कोयल देगी, ऑयल देगी, नेचुरल गैस देगी। और जो हमारा ये सॉलिड पार्ट है ना अर्थ का, इसको हम जियोस्फीयर बोलते हैं। सॉइल में सीम्स लाइक सिंपल डर्ट। आपको सॉइल एकदम मिट्टी डर्ट के बराबर लग सकता है, बट उसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। दीज न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर टाइम। और ये आते कहाँ से है? जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती है तो वहां से मिट्टी में ये आते हैं। इवन जो आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो जब बहुत टाइम के बाद डिकम्पोज होते हैं तो वहां से ये आते हैं। द अर्थ फीचर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रॉक्स के टाइप होते हैं, सॉइल की कंपोजिशंस होती हैं। This natural variety called geodiversity help create different habitats where a wide range of life forms can thrive. और हमारी ये नेचुरल वैरायटी जियोडाइवर्सिटी कहलाती है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लाइफ को सपोर्ट करती है। These known living components, rock, soil and water, are more than just a background. They play an active role in shaping and supporting life. ये कोई सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है या नॉन लिविंग थिंग ऐसे ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में। Now plants, animals and microorganism. Life on Earth is incredibly diverse. हमारी अर्थ पे जो लाइफ है बहुत ही अद्भुत तरीके से है। From massive trees and animals to tiny insect and microscopic organism, the planet is full of living beings. बड़े बड़े पेड़ हो या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब यहाँ मौजूद है। इसी से हमारी प्लेनेट एक भरी हुई है हमारे लिविंग बीइंग से। All these forms of life along with their environment make up the biosphere. और सारे जीवित प्राणियों को जोड़ करके क्या बनता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, स्पेस where all living organisms interact with each other and their surroundings to survive and grow. लाइफ इज डीपली इंटरकनेक्टेड। देखो लाइफ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, वो भी डीप लेवल पे। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, एनिमल्स रिले ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी, एंड डिकम्पोजर्स लाइक फंगाई, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट एंड डेड मैटर्स, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. This cycle ensures that energy and matter flow through ecosystem in a balanced way. प्लांट्स सनलाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, कुछ एनिमल्स उन प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स पे जिंदा रहते हैं। फिर बारी आती है डिकम्पोजर्स की, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे जिंदा रहते हैं, वो वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो सॉइल में जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर सॉइल से नए प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो ये साइकिल हमें बताती है कि एनर्जी और मैटर बैलेंस कंडीशन में बने रहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? Earth function as a single interconnected system where land, air and water and living organism all influences one another. Everything is connected and balance is the key. For example, cutting down forest can reduce rainfall, damage soil quality and disturb wildlife habitats. देखो अगर बैलेंस नहीं होगा, मान के चलो आपने पेड़ काट दिए, अब पेड़ काट दिए तो रेनफॉल नहीं आएगी, रेनफॉल नहीं आएगी तो आपकी सॉइल क्वालिटी कम खराब हो जाएगी, वहीं साथ ही आपकी वाइल्ड लाइफ जो है वो इस चीज से परेशान होगी। Life thrives on Earth not because one factor alone, but because many systems work together in harmony. हमारे सिर्फ एक फैक्टर की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स एक साथ आकर के हार्मनी में काम करते हैं, इस वजह से आज हम सब यहाँ जिंदा है। This balance keeps the planet suitable for life. That's why it is so important to protect our natural resources, clean air, fresh water, healthy soil, and all forms of life. Preserving this balance is essential for keeping Earth a safe and livable home for generations to come. और इसीलिए कहा जाता है कि अपने रिसोर्सेज को बचाओ ताकि आने वाली जनरेशंस भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। Now you have to study about reproduction, a very important topic. First we will study about asexual reproduction. Many plants have the ability to grow new plants from parts like leaves,
स्टेम्स और रूट्स, देखो बहुत सारे प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो उनके पार्ट से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पत्तियों से, स्टेम से या रूट से। अब आप इस तरह के रिप्रोडक्शन को आप नाम देते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। आपने एक एक्टिविटी लेनी है, आपने किसी भी मनी प्लांट के स्टेम कट कर लो, या फिर कोई स्प्राउटेड पोटैटो ले लो जिसमें आइज आ चुकी हो, या फिर आप जिंजर ले लो। अब आपने क्या करना है, मिट्टी में, मॉइस्ट मिट्टी में उसको लगा देना है। अब मनी प्लांट को तो आप ग्लास में भी लगा सकते हो ताकि आप ऑब्जर्व अच्छे से कर सको, और कुछ टाइम के लिए उसको अच्छे से रखो, वहां पे पानी दो, हवा होनी चाहिए और सनलाइट में उसको रखो, तो तब आप उसको देखना, उसकी ऑब्जर्वेशन करना, उसमें से नया पेड़ जब ग्रो करने लगेगा आपको खुद नजर आएगा। Now, this simple method of growing plant is a form of asexual reproduction where only one parent is involved and the new plant is genetically identical to it. अब ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां सिर्फ एक पेरेंट प्लांट जरूरी है आपके लिए नए रिप्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसे सिस्टम को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जहां सिर्फ एक पेरेंट प्लांट जरूरी था रिप्रोडक्शन के लिए, और होने वाले जो दूसरे बेबी प्लांट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे आपके पेरेंट प्लांट से। नाउ बट इट इज नॉट जस्ट प्लांट्स, मैनी सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिप्रोड्यूस दिस वे। और ये सिर्फ प्लांट्स में जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा हो गया, वो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, वो भी अपने आप को डिवाइड करते हैं और इसी तरीके से करते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं वो भी। एल्गी भी ग्रो कर सकते हैं इसी तरीके से। हाइड्रा हमारा एक एक्वेटिक एनिमल है, वो भी इसी तरीके से ग्रो करता है, उसमें छोटी बर्ड्स आएंगी, जब वो बर्ड्स बड़ी हो जाएंगी तो वो अपने आप को डिटैच कर लेती हैं। प्लेनेरिया है, एक टाइप का फ्लैटफॉर्म है, वो रीजनरेट करता है अपने आप को बिल्कुल एक नए होल ऑर्गेनिज्म में। Scientists study them to understand how regeneration works in animal. Now sexual reproduction वो होता है जहां दो पेरेंट सेल्स कंबाइन होती है एक जाइगोट बनाने के लिए, यानी उसमें आपके दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज कॉमनली सीन इन एनिमल्स बट इवन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस दिस वे। ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है। You might wonder if both parents pass on their genetic material, would it the new organism end up with the double information? अब आप सोचोगे कि अगर दोनों पेरेंट्स से जेनेटिकल मटेरियल आएगा तो क्या वो डबल हो जाएगा, कि बच्चे के अंदर क्या डबल इंफॉर्मेशन आ जाएगी? बट ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो स्पेशल काइंड की होती है, उसमें सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, यानी हाफ इंफॉर्मेशन आएगी आपकी फीमेल से एंड हाफ आएगी मेल से, देन वो कंबाइनली एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। मेल गैमेट्स जैसे कि स्पर्म या पोलन हो गए, फीमेल एग्स या ओव्यूल्स हो गए, वो दोनों कंबाइन करेंगे, वहां पे फ्यूजन होगा, देन जाइगोट फॉर्म होगा। अब आप मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन कराओगे तो वहां पे जाइगोट होगा, हाफ इंफॉर्मेशन मेल गैमेट से आई है, हाफ फीमेल गैमेट से आई है, और वो कंप्लीट एक नई सेल बना लेते हैं। दिस मिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सप्लेन्स व्हाई बेबीज डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक आइदर पेरेंट। और यही वो वजह है कि बच्चा पूरा का पूरा एक पेरेंट पे क्यों नजर नहीं आता, कुछ फीचर्स उसके मम्मा पे होते हैं, कुछ पापा पे होते हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है। ईच चाइल्ड गेट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स लाइक आई कलर, hair type and height. Even siblings can look different depending on how the genes combine. Now sexual reproduction in plants. अब आप plants में sexual reproduction पढ़ोगे। pollen grains क्या है, एंथर में पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ओव्यूल्स क्या है, ये आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर। ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स आपके फीमेल गैमेट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है, पोलेंस कैरी किए जाएंगे एंथर से स्टिग्मा पे। स्टिग्मा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो हवा के थ्रू भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, या एनिमल्स के थ्रू भी हो सकते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, वहां से जाइगोट बनेगा सीड की फॉर्म में। द ओव्यूल्स बिकम द सीड एंड सराउंडिंग फ्लावर पार्ट ग्रो इनटू अ फ्रूट, और फिर सीड से फ्रूट बनने लगेगा एंड फाइनली अ न्यू प्लांट। Animals and birds often help in spreading seeds by eating fruits and dropping seeds far away. Animals या birds कई बार हमारे pollens को transfer करने में help करते हैं. For example, a bird might eat a banyan fruit and later excrete the seed which may sprout in wall cracks after rain. हो सकता है कि एक बर्ड आपके बैनियन फ्रूट को खा ले, बाद में उन सीड्स को एक्सक्रीट कर दे कहीं पे जाके, और जब रेनफॉल होगी तो वहां पे वो स्प्राउट कर जाएगा सीड. Once a seed gets water and the right condition, it begins to grow first with roots, then shoots and finally new leaves. और जब एक बार प्लांट एक सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिल जाए, पानी मिल जाए, एयर सनलाइट मिल जाए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी रूट्स ग्रो करेंगी, देन शूट ग्रो करेंगी, देन न्यूज पे न्यू लीव्स आने लगेंगे एंड फाइनली इनटू अ
न्यू प्लांट। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसी होगी? सेम प्रोसेस, मेल गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा एंड देन एम्ब्रियो एंड द ओल स्टेजेस टू फॉर्म अ बेबी। इसमें आपके मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को एग्स बोलते हैं। The process of fertilization happen when these two gametes combine to form a zygote. Now दो तरीके से ये होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फिश और फ्रॉग हो गए, दोनों पानी के अंदर अपने स्पर्म्स और एग रिलीज करेंगे, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, वो बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। द zygote then grows into a embryo in the water, और एम्ब्रियो वो फिर पानी में ही बनता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ये होगा, द स्पर्म इज डिपॉजिटेड इनसाइड वेयर इट मीट्स द एग। अब बर्ड्स में वो बॉडी के बाहर है तो द एम्ब्रियो ग्रोज इनसाइड द एग एंड हैचेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर ही बड़ा होने लगेगा। जब एक टाइम के बाद वो उस स्टेज पे आ जाएगा तो वो उसमें से फूट करके बाहर आएगा। द एग कंटेन्स ऑल द फूड दैट एम्ब्रियो नीड्स ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, और एक एग के अंदर वो सारे फूड होते हैं जो एक एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के स्टेज के दौरान चाहिए होते हैं। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स में अब उसमें हम ह्यूमंस भी आ चुके हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड मदर्स बॉडी, एम्ब्रियो जो होता है वो मदर बॉडी के अंदर डेवलप होता है। द बेबी रिसीव फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू दी मदर अंटिल इट इज बोर्न, और बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है? वो उस अपनी माँ से ही सारा खाना लेता है जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता। ईच ऑफ दीज मेथड हैज इट्स ओन बेनिफिट, और दोनों ही तरीके के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। लेइंग एग अलाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स टू बी प्रोड्यूस एट वंस। अब एग्स की तरीके से क्या है कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स एक ही टाइम पे पैदा हो सकते हैं, वहीं बट दे नीड प्रोटेक्शन, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। Giving birth ensures the developing baby is safe and well nourished inside the parent's body. लेकिन अगर आप बर्थ दे रहे हो यानी आपके फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हुई है तो आपका बेबी सेफ है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी एक हेल्दी बेबी जन्म लेगा when it's time. Now, what are the threats to life on earth? हमारी अर्थ पे हमारे जीवन को क्या क्या खतरे हैं? Life on earth depends on a delicate balance between living things and their environment. But human activities are now disrupting this balance. Even small changes in temperature, oxygen level or the ozone layer can seriously affect life on our planet. हमारी अर्थ पे खतरा भी हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से ही है। ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि थोड़ा सा भी चेंज अगर टेम्परेचर में हुआ और ज़्यादा, या ऑक्सीजन लेवल में कोई गड़बड़ हुई, या फिर हमारी ओजोन लेयर में और कोई प्रॉब्लम्स आई, तो हमारी लाइफ बहुत सीरियसली अफेक्ट होगी। Today, the biggest environmental problems we face are climate change, biodiversity loss and pollution. आज की तारीख में जो हमें सबसे ज़्यादा environmental problems फेस करनी पड़ रही हैं वो है climate change, biodiversity loss और pollutions. Together, these are known as triple planetary crises. और एक साथ इनको triple planetary crisis बोलते हैं। When we burn fossil fuels like coal, oil and gas, they release greenhouse gases such as CO2 and methane. जब हम ये फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनमें से गैसेस निकलती है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दीज गैस ट्रैप एक्स्ट्रा हीट इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द अर्थ टू वार्म अप। अब ये गैस कुछ गैसेस पहले से एनवायरनमेंट में है, हम एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करेंगे तो ये गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, अब ये और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी। जब ये हीट ट्रैप करेंगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा राइज करेगा और ये फिनोमिना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर देन अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। नॉर्मली ट्रीज, प्लांट्स एंड इवन टिनी ओशन प्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, but burning fossil fuels add too much carbon into the atmosphere more than the earth can handle. As a result, the planet heats up faster. Even a small increase in temperature can melt polar ice, raise sea levels, cause flood in coastal areas, extreme weather conditions, and threaten the survival of many species. Over time, these changes in temperature and weather patterns are called climate changes. देखो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से हमारे एटमॉस्फेयर कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमारी अर्थ उसको हैंडल नहीं कर पाएगी एक टाइम के बाद, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी? टेम्परेचर राइज होगा तो इवन हमारे जो पोलर आइस है वो पिघल सकता है, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फ्लड्स आ सकते हैं कोस्टल एरिया में, वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली खराब हो सकती है और इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ फॉर्म का सर्वाइवल बेकार हो जाएगा। इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज जो हम फेस कर रहे हैं। When forests, wetlands and other natural habitats are destroyed, plant and animals lose their homes and may go extinct. This breaks the balance of nature.
For instance, if grass disappear, animals that eat will also suffer, and in turn predators that feed on those animals will lose their food source. Every species play an important role and losing even a few can weaken entire ecosystem. अगर प्लांट्स हम कट करने लगे, फॉरेस्ट हम खत्म कर दे, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर चला जाएगा. जब उनका घर नहीं रहेगा तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, जो कि बहुत सारी स्पीसीज अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. अगर आप सपोज करो ग्रास ना हो तो ग्रास खाने वाले जानवर मर जाएंगे, जो प्रेडिटर्स उन पे फीड करते थे उनका खाना खत्म हो जाएगा. तो एक स्पीसीज को खोना भी हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि हमारी फूड चेन खराब हो सकती है. पॉल्यूशन इज अनदर सीरियस थ्रेट. और इसके बाद हमारा दूसरा थ्रेट क्या है? पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग फ्यूल्स कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ, हार्म क्रॉप एंड कॉज प्रॉब्लम्स लाइक स्मोक, एसिड रेन. अब एयर पॉल्यूशन के अपने अलग नुकसान है, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होती है, क्रॉप्स खराब होती हैं, या फिर स्मोक और एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं. वहीं हम वाटर और सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो इससे अलग अलग खतरे हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज के लिए बहुत पॉइजनस है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी खराब कर सकता है. हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल्स ऑल्सो एंटर द फूड चेन अफेक्टिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन अलाइक. हमारी फूड चेन के अंदर भी बहुत सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं, जिससे हमारे ही जान को खतरा है. Climate change doesn't just affect the environment, it impacts farming, fresh water supply, human health and wildlife habitat. क्लाइमेट चेंज सिर्फ आपके एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक नहीं है, इससे आपकी फार्मिंग पैटर्न्स खराब हो रहे हैं, आपकी फ्रेश वाटर सप्लाई बेकार हो रही है, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इवन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स अफेक्ट हो रही है. दैट्स व्हाई प्रोटेक्टिंग नेचर इज सो इम्पोर्टेंट. इट मीन्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज एंड मेकिंग बेटर एवरीडे चॉइसेस. नाउ वर्किंग टुगेदर फॉर अ बेटर फ्यूचर. अब हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा अपने बेटर फ्यूचर के लिए. कैसे? ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर एंड बायोस्फेयर आर क्लोजली कनेक्टेड. ये सब कनेक्टेड हैं. इफ वन इज हार्म द अदर आर अफेक्टेड टू. अगर एक को भी खतरा हुआ तो बाकी सब पे अफेक्शन आएगा ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन इन वाटर हार्म्स फिश which affect birds and animals that feed on them and even humans who rely on those waters. अगर आपके पानी में ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो फिश के लिए नुकसान का है. अब फिश पे कौन फीड करता है? बर्ड्स और एनिमल्स. उनका फूड चेन बेकार होगा. अब अगर फिश को नुकसान होगा तो बर्ड्स और एनिमल्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो उनके लिए खाना था. और बहुत सारे ह्यूमंस को भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो भी उन पे रिलाई करते हैं. To protect our planet, we need to reduce greenhouse gases by using renewable energy like solar and wind. अगर आपको greenhouse gases का रिडक्शन करना है तो आपको renewable energy sources यूज करने होंगे, जैसे कि solar and wind energy. Then improve energy efficiency and adopt eco-friendly way of travel. Now protect biodiversity as ecosystem with many species are healthier and more stable. आपको बायोडाइवर्सिटीज को प्रोटेक्ट करना होगा, आपको ट्रैवलिंग के लिए इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी होगी. एनकरेज सस्टेनेबल फार्मिंग एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट. आपको सस्टेनेबल फार्मिंग को एनकरेज करना है, आपको वेस्ट को मैनेज करना है. बहुत सारे तरीके हैं. लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली. एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट वेदर बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, रिड्यूसिंग plastic use or recycling and reusing items instead of throwing them away. You can use the 3R method, that is reuse, reduce and recycle. Even small actions can have a big impact. आपके छोटे छोटे actions बहुत बड़ा impact show करेंगे. Sharing knowledge, spreading awareness and encouraging others to care for the environment can create powerful changes. Now protecting life on earth is a shared responsibility. From individuals and communities to the world leaders, everyone has a part to play. By making smart choices and working together, we can keep Earth healthy and ensure it remains a safe and vibrant home for generations to come. Now you have to know your scientist, often called the father of modern climate science. Dr. James Hansen was one of the first scientists to warn the world about global warming. हमारे मॉडर्न क्लाइमेट साइंस के फादर के नाम से ये जाने जाते हैं. इनका नाम है डॉक्टर जेम्स हैंसन. इन्होंने वर्ल्ड को सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वार्न किया था. इन 1988 he presented clear evidences before the US Congress showing that Earth's temperature was rising because of greenhouse gases. उन्होंने 1988 में यूएस कांग्रेस के सामने एविडेंसेस रखे थे कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. His pioneering research inspired global agreements like the Kyoto Protocols and the Paris Agreement. Hansen continues to advocate for urgent climate
एक्शंस एंड क्लेवरी एनर्जी सॉल्यूशंस। और उन्हीं के इस खोज ने, इस स्टडी ने आगे हेल्प करी ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को लेके एक्शंस लिए जा सके। नाउ देयर आर सम वर्ड्स विद देयर प्रॉपर डेफिनेशन जो आपने चैप्टर में पढ़े, दैट इज हैबिटेबल जोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोस्फीयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, magnetic field and geodiversity. Now here is the gist of the chapter, the summary. Just go through it thoroughly and exercise time. What you have studied in the chapter, just recall them and answer here. The first one is which reproduction type involves only one parent? इनमें से कौन सा ऐसा रिप्रोडक्शन टाइप है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है? It is budding. Which planet has a very high surface temperature due to greenhouse gas? ग्रीन हाउस गैस की वजह से कौन से प्लेनेट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? इट इज वीनस। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज? दैट इज जायगोट। एंड व्हाट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन? दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन से बनती है ओजोन लेयर और ओजोन लेयर हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर सेट ऑफ एक्सरसाइज दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। सो द फर्स्ट वन इज द अर्थ इज लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन ऑफ सन। Dash is reproductive structure in the flowering part that contains ovule, stigma. In dash, offsprings are identical to the parents in asexual reproduction. Asexual reproduction होगा तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे क्योंकि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। The protective layer that block UV rays is called ozone layer. Dash is the process by which plants prepare food using sunlight. It is photosynthesis. Now, true false. Earth crust is the thinnest layer of planet. True. Mercury is hotter than Venus due to its thickest atmosphere. False. Bacteria can reproduce through sexual reproduction. False. Earth's gravity is quite stronger to hold an atmosphere. True. Reproduction causes variation in asexual reproduction. False. Variation is always caused in sexual reproduction. So moving ahead, we have question answers. Why is Earth called a unique planet? Earth को unique planet क्यों कहते हैं? आपके पास बहुत सारे reasons हैं. You can answer. What is ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करना है। देन हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ? वो कैसे हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है? व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए पानी जरूरी क्यों है? देन डिस्क्राइब द फीचर्स दैट मेक अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। वो फीचर्स आप एक्सप्लेन करो जो हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ द अर्थ एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ। आपको ये बताना है कि अर्थ एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स के और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? हाउ डू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर के कैसे कनेक्टेड है ताकि हमारी अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। एंड एट लास्ट राइट अ नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विद एन एग्जांपल। फ्लावरिंग प्लांट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आपने एक नोट लिखना है, वो भी एग्जांपल के साथ। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।